Good afternoon, everyone. PCOE KSCH Delhi welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is counseling of CLHIV and parents and caregivers, and the speaker is Dr. Neha Gaur. Dr. Neha Gaur, ma'am, is the senior medical officer with the Pediatric Center of Excellence at Kalavati Saran Children's Hospital, that is KSCH, New Delhi. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. Thank you, Shweta, for the introduction and guardians. So the session objective for today is, in this session, the participants will learn about child-centered counseling, then disclosure of HIV status to children and parents, guardians, key counseling points जो कि related हैं to the counseling of parents or guardians of the children who are living with HIV. Then we'll talk about child abuse and counseling related to it, and also about child and parents की basic counseling skills के बारे में. So, number of CLHIV जो estimated है इंडिया में, total figure, that is 69,808 according to Sunkalak 2022. Now, इनमें से जो ये टोटल फिगर है CLHIV बच्चों का इन्फेक्टेड, उसमें से जो 90% ऑफ पेशेंट्स हैं pediatric, they have been infected from parent to child, mother to child transmission. Then another 10%, and the rest 10% of them are infected by different modes of transmission like blood transfusion, sexual contact, or sexual abuse. ये जो भी हमारे CLHIV हैं, उनके लिए ये बहुत, हमारी काउंसलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको बताना कि रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं, एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट टू दोज हैं हु आर सेक्सुअली एक्टिव चिल्ड्रन, एंड also it is important to tell them about in a positive way उनकी physical और psychological growth के लिए. Then it is very important कि जब भी हम छोटे बच्चों की या बच्चों की काउंसलिंग करें तो it should be in a very 3 parts में divide किया है. First is parent and guardian related, then is child related, and then is home and environment related. तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि जो पेरेंट है और जो गार्जियन है, बच्चे उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं. तो जो इश्यूज पेरेंट्स और गार्जियंस में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो फ्रीक्वेंटली सिक होते हैं, उनमें मोर्टालिटी ज्यादा होती है बिकॉज दे आर देमसेल्व्स HIV इन्फेक्टेड. देन पेरेंट और गार्जियन कई बार चेंज भी होते हैं, स्पेशली अगर बच्चे ऑर्फन हो या डबल ऑर्फन हो, तो कई बार वो किसी गार्जियन के साथ आते हैं, कभी किसी गार्जियन के साथ आते हैं, या अगर बच्चे केयर होम्स में रह रहे हैं तो वहां पर भी जो उनके ब्रदर्स हैं या जो गार्जियन है जो टेक केयर करते हैं वो भी बदलते रहते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है काउंसलिंग ऑफ CLHIV में कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट या गार्जियन चेंज होते रहते हैं, तो हर बार काउंसलिंग उनकी अलग अलग गार्जियंस की करनी पड़ती है. देन एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड हैबिट्स ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन, बिकॉज द किड्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट और गार्जियन. तो क्या होता है कि जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पेशेंट्स जिनके पेरेंट्स जो थे उनका बिलीफ सिस्टम था ऑन हर्बल मेडिकेशन फॉर एग्जाम्पल. तो उस बिलीफ सिस्टम को हमें एड्रेस करना, उसको चेंज करना भी एक चैलेंज होता है और वो काउंसलिंग में जरूर इंक्लूड करना चाहिए. Then habits of parent and guardian. For example, if the parent is alcoholic or has some drug addiction, तो उनकी हैबिट की वजह से भी बच्चा सफर करता है. सो पेरेंट और गार्जियन रिलेटेड इश्यूज इस तरीके से आते हैं और उनको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है. देन हिज चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज. देन चाइल्ड रिलेटेड सबसे बड़ा तो यही है कि वो डिपेंडेंट है अडल्ट्स पे फॉर ट्रीटमेंट. अच्छा, अब बच्चों में क्या होता है कि उनका अटेंशन स्पैन जो होता है वो पुअर होता है. छोटे बच्चों को जब हम कॉन्वर्सेशन में उनसे बातचीत करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनको, उनकी अटेंशन को कंट्रोल कर सके, उनको अपनी तरफ अटेंशन उनकी बांध के रख सके.
क्योंकि छोटे बच्चे अपने ही एक लॉस्ट वर्ल्ड में बात करते करते भी चले जाते हैं, तो वो एक इशू होता है। देन कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स ऑफ थॉट्स, छोटे बच्चों को इतने सारे वर्ड्स, इतना सारा एक्सप्रेशन नहीं आता, तो कई बारी वो हमारे सामने क्या फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। Then poor physical growth of the child and delayed developmental milestones, which is also a thing because they are HIV infected. तो HIV की वजह से उनकी फिजिकल ग्रोथ में इश्यूज हो सकते हैं, पुअर हो सकती है, और उनकी माइलस्टोन्स ही डिले हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा समझ ना पाए और ज्यादा डिले उनकी काउंसलिंग में इश्यूज आए। देन चेंजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड विद एज, वी हैव टू रिमेम्बर कि हर बच्चा, हर काम जब हम हर सेशन लेते हैं तो हो सकता है कि हमारे को लगे कि हम एक लेवल अप जा सकते हैं अब, बिकॉज उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। तो अभी हम बात करेंगे आगे, लेकिन बच्चों की जो काउंसलिंग होती है वो हमेशा एज रिलेटेड होती है, और वो टाइम टू टाइम हमें कस्टमाइज करके चेंज करनी चाहिए। देन होम एनवायरमेंट रिलेटेड क्या चेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हायर चांस ऑफ सिकनेस, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे हैं जो कि ऑर्फन होते हैं या केयर होम्स में रहते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि घर में बच्चे का जो सिबलिंग है, भाई बहन, उसको प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो एक स्टिग्मा फेस करता है। या हो सकता है कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, ग्रोथ अच्छी ना होने की वजह से वो अपने स्कूल में स्टिग्मा फेस कर रहा हो। So these are the challenges that are being faced and have to be addressed while counseling a CLHIV. Now, how can you create an environment in your ART center which is very child friendly? So the ideas for the same are that you can keep a separate room for counseling of children. And I do understand it is difficult to do because हमारे यहाँ पे कई बारी पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है, और एक कमरा स्पेशली बच्चों की काउंसलिंग के लिए डिवोट करना मुश्किल है। बट एटलीस्ट जब हम किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि उस स्पेस को, उस इन्वायरमेंट को हम थोड़ा सा आइसोलेटेड कर लें, बाकी मरीजों को इंटरफेयर ना करने दें, आसपास खड़े ना होने दें, और एक बच्चे को ये फील कराएं कि वो कमरा या वो स्पेस उस बच्चे के लिए बहुत ही सेफ है। Then only the child, the patient will open up. Then there are ideas that you can keep small chairs for children because that helps to create a child friendly environment. However, I drawing papers, crayons, and other simple material in ART center, जबकि जिससे कि जब बच्चे waiting area में है, they can get involved in some kind of an activity, and it will create a child friendly environment. Also, one can keep books, story books जो होती हैं वो आप रख सकते हो, कार्टून वाली बुक्स रख सकते हो, कॉमिक्स रख सकते हो, जिससे कि बच्चों को इन्वॉल्व रखें। And if possible, you can also keep a blackboard and chalk placed at the child's eye level for expressing their creativity. You can also put walled, this we have also done, so basically it helps. जो बच्चे अच्छे हैं पेंटिंग में, आप उनको बोल सकते हैं कि वो अपनी पेंटिंग बना करके लेकर के आए, और आप उनको वॉल्स पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जो बच्चे बना के आएंगे उनकी भी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, उनको भी लगेगा आर वर्क इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, एंड जो बच्चे देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा बिकॉज दे विल फील, दे विल रिलेट टू इट, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि somebody who comes with us over here is making this, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का बिल्डअप हो। Then development of rapport between the child, parent, guardian and counselor. इसके लिए चाइल्ड सेंटर काउंसलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोकसिंग ऑन चाइल्ड्स नीड्स, दैट इज कि हमें हमेशा बच्चे की बात को सुन के उसकी क्या नीड है उसको हमेशा सोचना चाहिए, उसको उसकी बात को सुनना चाहिए और बच्चे की नीड को एड्रेस करना चाहिए। टेलर टू द चाइल्ड्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो बेसिकली जब हम उसकी बात सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसकी साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं और हम उनको एड्रेस कर पाएंगे। देन प्रोमोटिंग द चाइल्ड्स पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। सो इसमें क्या है कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा जो भी पेशेंट है उसकी उसका अच्छा पोटेंशियल कहाँ पे है, उसकी एबिलिटीज कहाँ पर है, और उसको प्रमोट करना चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हियर।
हमारी एक पेशेंट है जिसका जो बच्ची सारे सब्जेक्ट्स में बहुत खराब है एक्सेप्ट फॉर मैथ्स। मैथ्स में शी गेट्स ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ऑल द टाइम, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हर बार हम उसको, जब उसके पेरेंट्स बताते हैं कि मैम वो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रही है, तो हम उसकी पोटेंशियल और उसकी एबिलिटी को प्रमोट करते हैं ये बोल करके कि मैथ्स में तो वो अच्छा कर रही है ना। And this is not only subject related, this is otherwise also. If a child is good at dancing, we can give them a confidence that you are good at this. If she's good at, suppose if a child is good at painting, then we can boost up their confidence by telling them. But that is only possible जब हम बच्चे की काउंसलिंग वन टू वन करें, उससे बात करें बैठ के, और उससे ये पूछें कि वो कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, और उसकी पोटेंशियल को और एबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। Then building self esteem, again it is dependent on the fact कि हम उसको जानेंगे पहचानेंगे कि वो कहाँ अच्छा है, तो हम उसकी सेल्फ एस्टीम को, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप कर पाएंगे। Then respecting the child's identity and emotions, this is very important. जब हम बच्चों से बात करना शुरू करते हैं तो कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार गुस्सा भी करने लगते हैं, कई बार रो पड़ते हैं, कई बारी कुछ ऐसी बातें बता देते हैं हमें जो हमें लगता है कि बच्चा हमसे ओपन अप हो रहा है तभी बता रहा है। तो हमें ये सारी चीजें बच्चे को ये फील कराना चाहिए कि हम इन चीजों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम बच्चे के लिए जजमेंटल नहीं हो रहे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि तुम उस समय ऐसी सिचुएशन में चिल्लाए क्यों, तुम रोए क्यों, या तुम अभी बैठे हुए भी रो क्यों रहे हो, अरे रोने की क्या बात है। ऐसे नहीं बोलना है, बच्चे को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने देना है, उनको ये बताना है कि हाँ जो तुम फील कर रहे हो दैट इज नॉर्मल, ऐसा तो फील कर सकता है कोई, ये इसमें कोई, हमें उनको बिल्कुल ये नहीं फील कराना है कि हम उनको कहीं से भी जज कर रहे हैं। Then protecting the best interest of the child, including the right to participate in the decisions that affect him or her, non-discrimination and confidentiality of information. यहाँ से एक टेक अवे होम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चे को हमेशा उसकी डिस्कशंस में इंक्लूड करें, पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि बच्चों को हर डिस्कशन में इंक्लूड किया जाए, जिससे कि वो जब अपनी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो दे विल फील दैट दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। उनका एक सारे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है कि उनको एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, और कहीं ना कहीं जब हम ऐसा करते हैं तो उनको ये भी फील होता है कि हमारे हमारे ऊपर ट्रस्ट किया गया है, हम इस काबिल हैं कि हम अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको काउंसलिंग सेशंस में, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स, with the permission of the parents, we should try to include them, and उनको कहीं से भी एक डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको किसी और बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी उम्र के तो सारे बच्चे सेंटर में अच्छे से दवाई खाते हैं, इस तरीके डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। नाउ विद दिस आई विल से कि अगर किसी सेंटर में दो काउंसलर्स हैं, it may be so that the first counselor is discussing about the child to the other counselor, but it is important कि जब बच्चा अगर सेकंड काउंसलर के साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करता है या काउंसलिंग सेशन में होता है, तो जो कुछ भी बच्चे ने बोला है टू द फर्स्ट काउंसलर, इट विल बी बेटर अगर बच्चा वो आपको खुद रिवील करे। आपको काउंसलर्स को भी एक इंडिविजुअल बॉन्ड विद द पेशेंट बनानी बहुत जरूरी है। एंड इसी के लिए, इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि बच्चों के केस में देयर शुड बी वन काउंसलर हु शुड बी स्पेसिफिक टू दैट चाइल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दैट जिसके साथ उसकी बॉन्ड अच्छी है उसके साथ ही उसके काउंसलिंग सेशंस। Then, like I said, always involve the child and child's parent and guardian. Now, what are the essential skills in child-centric counseling? So, rapport building, like I said, rapport building तो तभी अच्छी होगी जब हम कोशिश करेंगे कि एक सेम पर्सन हर हर विजिट में पेशेंट की सेम काउंसलर काउंसलिंग करे, बिकॉज इतना टाइम तो होता नहीं है, बट हाँ जब फ्रीक्वेंटली पेशेंट मिलता रहेगा तो उसकी रैपो ज्यादा अच्छी हो जाए।
देन लिसनिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों के केस में उनकी बातों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम लोगों को हम लोग अपनी तरफ से सोचते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन हम बच्चे को दे दें, लेकिन उस इंफॉर्मेशन या पेरेंट्स को दे दें, उस इंफॉर्मेशन को देते देते कहीं ना कहीं हम सुनना बंद कर देते हैं। और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी लिसन टू देम, बिकॉज व्हेन वी विल लिसन टू देम वी विल बी एबल टू एड्रेस देयर इश्यूज मोर प्रॉपरली। देन रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्नॉलेजिंग इमोशंस, जब हम उनको सुनना शुरू करेंगे तो वो अपने इमोशंस हमें दिखाना शुरू होंगे। हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, हमें पता लगेगा कि आज बच्चा चिड़चिड़ा है, आज उसका मूड ठीक नहीं है, आज बच्चा गुस्से में है, या आज बच्चा बहुत खुश होके आया है। तो ये सब तभी इंपॉर्टेंट, तभी हम कर पाएंगे जब हम उनकी बातों को सुनेंगे। देन एक्सेप्टेंस, अब हमने इमोशंस भी देख लिए, उनकी बात को सुन भी लिया, पर क्या हमने एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे को फील होना कि हाँ, मेरे को जजमेंटल कोई नहीं हुआ है, मेरी बातों को सुना गया है, एक्नॉलेज किया गया है, एंड इट्स ओके टू बी इन दैट इमोशन। इससे क्या होगा? बच्चे की एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स हिज और हर इमोशन विल ऑल्सो इंक्रीज। देन बीइंग नॉन जजमेंटल, बच्चे को कभी ये नहीं फील कराना है कि वी आर जजमेंटल अबाउट एनीथिंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन क्वेश्चनिंग एंड पैराफ्रेजिंग, इसका क्या मतलब है कि जब हम बच्चे को काउंसिल करते हैं, तो जैसे पहले वाली स्लाइड में भी बताया कि बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है। तो क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, हमें उसको उनको एंगेज करके रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बीच में हम उनको एक तो क्वेश्चन करें कि अभी तक तुमने क्या समझा, या फिर जो भी हमने कोई बात करी है उनसे, उन्हीं उसी बात को उनसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछें, जिससे कि वो रीइंफोर्स हो बच्चे को। और दूसरा, हम पैराफ्रेजिंग करें। अगर हम हर बार एक ही बात को एक ही ढंग से बताते रहेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट कम होने लगता है। अगर हम उसी बात को हर बार थोड़े वर्ड्स आगे पीछे करके या डिफरेंट सेंटेंस में बताएंगे तो बच्चे को कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो हम पैराफ्रेजिंग करके हर बार उसको मैसेज दे सकते हैं। देन काउंसलिंग द पेरेंट, गार्जियन एंड चाइल्ड फॉर लाइफ लॉन्ग ART। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को पेरेंट और गार्जियन के साथ काउंसिल करें और उनको ये चीज क्लियर करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी कि ये लाइफ लॉन्ग ART है। पेरेंट्स को तो हम करते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी ये चीज बतानी जरूरी है कि दवाई जो है वो जिंदगी भर चलेगी। काउंसलिंग सेशंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग। सो जब हम प्रिपेयरनेस काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि हम 5 A's को फॉलो करें, जो कि है असिस्ट, एडवाइस, अरेंज एंड एग्री, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर हम उनको व्हाट, व्हेन, हाउ एंड हु अबाउट ART मेडिसिन बताएंगे, जो भी अब अभी डिस्कस करते हैं। एंड देन साइड इफेक्ट्स ऑफ ARV ड्रग्स एंड होम बेस्ड केयर। नाउ प्रिपेयरनेस काउंसलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो हम बच्चे को प्रिपेयर करेंगे फॉर द लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। उसके अलावा इसमें डिस्क्लोजर पार्ट भी होता है जो अभी हम एड्रेस करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ द अबाउट द HIV टू द चाइल्ड, एज अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। देन अडहेरेंस काउंसलिंग में वी विल स्ट्रेंथन द अडहेरेंस बाय आइडेंटिफाइंग द बैरियर्स, और हम बैरियर्स को एड्रेस करते हुए उनकी अडहेरेंस को रीइंफोर्स करेंगे। And then is the follow-up counseling, which is for the ongoing psychosocial support to the patient. Now, what are the 5 A's in the treatment preparedness counseling? So these are the child's and care. We have to first assess. हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये असेस करें कि बच्चे को और केयर गिवर को कितनी नॉलेज है अबाउट द HIV स्टेटस, एंड वो अपनी बीमारी को कितने अच्छे से समझता है, दवाइयों का कितनी इंपॉर्टेंस समझता है, अपने ट्रीटमेंट के बारे में क्या समझता है, और जो भी फिर बैरियर्स हैं उसकी अडहेरेंस को और जो उसके सोशल सपोर्ट सिस्टम में, हम उनको एड्रेस करें। देन असिस्ट इज द चाइल्ड एंड केयर गिवर
should caregiver in developing a treatment, हम बेसिकली उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कि हम उनका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बेटर से बेटर बना। फिर उसके बाद है एडवाइस कि एआरटी कैसे वर्क करती है, हम उन्हें बताएं। ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। अडेरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, रेगुलरली आपको आना है, क्यों आना है। देन हम इस एडवाइस का मेन एम ये है कि हमें 100% अडेरेंस चाहिए। देन इज अरेंज इज मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और अप्रोप्रिएट रेफरल्स को हमें अरेंज करना है। देन इज एग्री इज दैट फाइनली after treatment preparedness, both the caregiver and the child should accept and agree for the lifelong ART treatment with good adherence, with 100% adherence. Now, what are the common barriers to adherence in CLHIV? This we have discussed before also. So, child-related factors यही है कि dependency होती है उनकी बड़ों पे। बच्चों में उनको टेस्ट, स्मेल, कलर ऑफ मेडिसिन से इश्यूज होते हैं, तो वो भी एक उनके साथ चैलेंज हो जाता है। देन उनकी इमोशनल इश्यूज भी होते हैं कि उनमें चिड़चिड़ाहट ज्यादा होती है, बच्चों को अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना आता है, वो बड़े नहीं होते हैं, तो कई बार अगर बच्चों को रोना आया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, या चिड़चिड़े हुए तो वो अपना चिड़चिड़ापन दूर नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द इमोशनल इश्यूज जो हमें एड्रेस करने हैं, हमें काउंसिल करने हैं और उनकी हिम्मत बढ़ानी है। देन और इश्यूज ये होते हैं कि कई बार बच्चे जो होते हैं उनमें वैसे भी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। कई बार बच्चे ऑलरेडी जैसे टीबी इन्फेक्टेड हैं, सो दे विल बी टेकिंग मेडिसिन, अदर मेडिसिन ऑल्सो, तो दैट इज ऑल्सो एन इशू विद देम। देन पेरेंट एंड गार्जियन रिलेटेड फैक्टर्स कि उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, मिसकंसेप्शंस अगर उनके हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, हमें उन्हें एड्रेस करना है। हेल्थ बिलीव्स को एड्रेस करना है। उनकी जो बैरियर होता है वो कई बार डेली रूटीन, नेचर और टाइमिंग ऑफ जॉब होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कोई मदर आती है, वो बोलती है कि फादर है नहीं, अकेली मदर है, तो वो बोलेंगी कि मैं सुबह नौकरी पे चली जाती हूँ, शाम को आती हूँ, तो मैंने बच्चे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, बच्चे की सपोज अटेरेंस अच्छी नहीं है, वो नहीं खा पा रहा है, तो हम उनको एक कस्टमाइज्ड तरीका बता सकते हैं कि आप इतनी बजे टाइम बांध लीजिए, विच एवर टाइम इज कंफर्टेबल टू देम। So these are the barriers that needs to be issued. Then we need to issue them. We need to see them. Then attitude towards adherence. So basically, there can be parents or caregivers who will they have a careless attitude. So उसकी वजह से सफर बच्चा करेगा. So parent और guardian को हमारे को उस चीज के लिए adherence की importance बताने के लिए हमें उनको समझाना पड़ेगा। Then repeated changes in parents and guardians, like I said before, कि बच्चों के parents या guardians change होते हैं, तो वो भी एक issue होता है। Then relationship with child, so that can also be an issue। जब एक बच्चा infected होता है और दूसरा नहीं होता है, तो कई बार थोड़ा सा कई बार हमें इस टाइप के इश्यूज भी आते हैं, या फीमेल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड में भी इश्यूज आते हैं। सो दीज आर द इश्यूज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और उनको टाइम टू टाइम हमें काउंसिल करना पड़ता है इन बैरियर्स के हिसाब से। Then coming to the elephant in the room, that is disclosure of HIV status to children and parents guardian। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डिस्क्लोजर का मतलब क्या है। डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे को उसके एचआईवी स्टेटस के बारे में बताते हैं, रिवील करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इट इज अ प्रोसेस, तो ये वन डे या वन काउंसलिंग सेशन का वो नहीं है कि हमने एक सेशन के अंदर बच्चे को बता दिया। ये एक प्रोसेस है, which this will happen over the months, it may happen over the years, but it will only happen when the parent and the guardian has supported you for it. It will never be done by the counselor or by the doctor. We always seek parents and guardians to do the disclosure of the HIV status to the child. अब डिस्क्लोजर के फायदे क्या हैं? इसका फायदा ये है कि ये अडहेरेंस टू ट्रीटमेंट को प्रमोट करता है। सो बेसिकली हमने देखा है जो भी बच्चे हमारे डिस्क्लोज होते हैं, दे आर लाइकली टू हैव बेटर adherence टू ट्रीटमेंट, एंड दिस इज बिकॉज
छोटे बच्चों में पिल फटीग हो जाता है, विच इज लाइकली टू बी सीन आफ्टर 2 years ऑफ स्टार्टेड ART। तो होता क्या है, जब बच्चा अपना दवाई खाता रहता है विदाउट नोइंग कि दवाई किस चीज के लिए खा रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाती है, उसको हर को ढंग से एड्रेस नहीं किया जाता है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। स्पेशली अगर उसके सिबलिंग वो मेडिसिन ART की मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, तो दे ऑलवेज फील वाई मी, मैं ही क्यों खा रहा हूँ। सो दीज आर द थिंग्स दैट कम्स इफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइमली डिस्क्लोजर करें अपने पेशेंट्स को, and of course with the permission of the parent or the guardian. And it is very important that it should be carried out in a sensitive and caring manner. Now coming to the type and timing of disclosure. So type of disclosure and time of disclosure में हम initiate कर सकते हैं disclosure को from the age 4 to 6 years. 4 to 6 years is the age when the child is curious about many issues and concepts. So ये एक एज होती है जहाँ पे बच्चे को क्यूरियोसिटी, इलनेस एंड वेलनेस। सो बेसिकली हम उसको ये बता सकते हैं कि जब कोई बच्चा बीमार होता है तो वो अच्छा फील नहीं करता है, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वो खेल नहीं पाता है। अगर इस तरीके से हम उसे बताना शुरू करें द कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस एंड वेलनेस, की बच्चा स्वस्थ रहता है तो वो चिड़चिड़ा नहीं होता है, वो खूब अच्छे से खेलता है, वो घूमता है, वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता है, स्कूल जाता है, स्कूल की छुट्टी नहीं होती है, things like that which child enjoys. So we can very much introduce the topic, the concept of illness and wellness when the child is 4 to 6 years of age. So that is the time when we can start the partial disclosure and tell the child little bit about the hey, this is the medicine that you need to take. ये दवाई है, ये टॉनिक है, ये रोज के लिए एक टॉनिक के जैसा है जो आपको हेल्दी रखेगा. There is partial disclosure, which is between the age of 7 to 11 years, when the child is aware that he or she or the parent has chronic illness and is taking daily medications for it. सो इस समय पे यूजली बच्चों को ये पता लग जाता है कि जो भी दवाई है वो पहले से चल रही है और लंबी चलेगी. सो हमें रोज दवाई खानी है इस बारे में. सो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन बिल्ड अप लिटिल बिट मोर अबाउट डिस्क्लोजिंग इट. ऑब्वियसली नॉट टेलिंग द HIV डायग्नोसिस राइट नाउ, बट हम ये बता सकते हैं इम्यूनिटी के बारे में उसको थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इससे हम जो हम दवाई खा रहे हैं ये हमें रोज खानी है, एक ही टाइम पर खानी है, और ये हम लाइफ लॉन्ग खाएंगे और इससे हमारी जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहेगी, हमारे जर्म्स जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं. Then is full disclosure, which is usually age 12 and above. And this is obviously done. All the disclosures are done basically with the permission of the parents and the guardian. So this is the child. This is the time when the child can understand full disclosure of illness. So these are the age appropriate counseling messages. 3 से 6 साल के बच्चे को आप बोल सकते हो, you are not well, if you want to play you should be well, and for that you need to take medicine. 6 to 9 years में you can tell them little bit about germs, and you can tell them that this is the germ which is making you fall sick often. और अगर आप अपनी दवाई हर रोज खाओगे तो ये जो कीटाणु है, ये जो जर्म है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा ज्यादा, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आप ज्यादा अच्छे से खेल पाओगे, ज्यादा अच्छे से अपनी एक्टिविटीज कर पाओगे. देन 9 to 12 years ऑफ एज जो है, आप उसमें ये बता सकते हो कि ये जो जर्म है हम इसको बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं, बट हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. पर उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो मेडिसिन है उसे रेगुलरली. Then there are 3 points which are important for a counselor to know. First is prepare. Prepare हमें हमेशा गार्जियन को और पेरेंट को encourage करते रहना चाहिए for the disclosure. And very important, do not force them. Give them the choice to decide on the right time
and right place to do the disclosure. राइट टाइम से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि पेरेंट्स बोले कि मैम अभी उसके 10th के बोर्ड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि बोर्ड्स के पेपर खत्म हो जाए उसके बाद मैं उसको बताऊं। या फिर हो सकता है उस बच्चे ने अभी ही अपनी कोई क्लोज वन को, अपनी फैमिली मेंबर को लूज किया हो, तो वो बोले कि मैम अभी वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, गिव दैट चाइल्ड सम टाइम एंड देन आई वुड लाइक टू डिस्क्लोज। And then coming to the place. So disclosure can be made anywhere. It can be made by the parent in their house. It can be made in the ART center. Obviously, by the we always encourage the parent and the guardian to do it, and we can only help them. We can only help them as per their need and requirement. So help them choose the right time and place. Sometimes they are not able to choose the right time because many of our parents feel कि मैम ये अभी भी छोटा है, नहीं नहीं मैम इसको कुछ नहीं पता है, नहीं मैम he will not understand or she will not understand, they are very small for the age. So this is the time when we need to tell them कि maybe your child knows, and क्या पता वो गूगल कर चुका हो, मोबाइल पे देख चुका हो, एंड उसको false information हो, तो this is the time that you should probably tell them, and we are there for the help. Also, there is one more issue that I face very often, that is जैसे कि मैंने शुरू की स्लाइड में ही बताया, 90% of the children are infected by mother to child transmission. तो कहीं ना कहीं जो हमने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है। दे फील कि अगर बच्चों को पता लगेगा कि मेरे को ये बीमारी है, और मेरे को वो ये सोचेगी कि मतलब पेरेंट्स से आई है, तो कहीं हमारा रिलेशनशिप हमारे बच्चे के साथ खराब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो उसके लिए उनको मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, और उनको ये भी समझाना कि कई बार क्या होता है जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं और पेरेंट्स बिल्कुल ओपन अप करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि इफ यू वांट वी कैन आल्सो हेल्प यू। सो अगर थर्ड पर्सन जब पिक्चर में होता है, जब उनकी काउंसलिंग सेशन में होता है, तो बच्चे को समझ में आता है कि parent is not to be blamed for. So that also helps. So it really has to be, you have to really prepare them, and in a very caring and sensitive way, because it's a challenge for them to disclose it to their child. देन फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन में जॉइंट काउंसलिंग सेशंस कर सकते हैं, जिसमें कि हम बच्चे के साथ और पेरेंट के साथ बैठे एज पर द पेरेंट्स रिक्वायरमेंट, एंड वी कैन help them to disclose it. Then is parents input. Parents input is very very important. हमें जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स से पूछना कि कितनी, कई बार होता है पेरेंट्स चाहते हैं कि it is a gradual process. So we can take their input, how much they want the information to go. Also, parents कुछ हमें बताना चाहते हैं which is important for you during the counseling session, तो वो बोलते हैं कि मैम उसको प्लीज बता देना या उसको प्लीज काउंसल करना कि बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ना बताए अपने स्टेटस के बारे में, बिकॉज दे फील कि कहीं ना कहीं अगर स्कूल में पता लग गया या जॉइंट फैमिली में पता लग गया, उन्होंने नहीं डिस्क्लोज कर रखा है, या सोसाइटी में पता लग गया, तो बच्चे के लिए स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेरेंट्स से उनकी इनपुट पूछें और वो क्या चाहते हैं चीजों को एड्रेस करें हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे पूछना। एंड जैसे मैंने कहा, काउंसलर्स तो अपनी एक्सपर्ट असेसमेंट दे ही सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको कई बार लगता है कि हमारे बच्चे उतने बड़े नहीं हुए हैं, बट sometimes even in fact with adolescents we have when we have a bond, they tell about their their partners if they are seeing somebody, and कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को नहीं पता होता है, एंड ऑब्वियसली हम बच्चों की भी कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं हट वो कर सकते कि उनकी बातें हम रिवील कर दें, बिकॉज दे विल लूज ट्रस्ट इन अस। बट हम उस समय पेरेंट्स को अपने ढंग से समझा सकते हैं, अपनी एक्सपर्ट असेसमेंट्स दे सकते हैं कि दिस इज द टाइम व्हेन वी फील दैट द चाइल्ड शुड बी डिस्क्लोज्ड, and again addressing their concerns. So their concerns can be many, and we all have to address their concerns. For example, they may feel कि
अगर बच्चे ने बता दिया कहीं पे तो क्या होगा, तो हमें उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना, उनको ये बताना कि अगर हम बच्चे को ढंग से काउंसिल करेंगे तो बच्चा नहीं बताएगा, क्योंकि हमें उनकी हिम्मत तो बांधनी है फॉर डिस्क्लोजर। तो वो जितनी भी उनकी कंसर्न्स हैं हमें उनको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी। नाउ काउंसलिंग द केयर गिवर एंड चाइल्ड फॉर लाइफ लॉन्ग ART. So three stages like we have discussed, they are preparedness counseling, adherence and follow-up counseling. Now, treatment preparedness counseling, it includes educating and preparing the child and caregiver for lifelong therapy. ट्रीटमेंट प्रिपेयरनेस काउंसलिंग बहुत जरूरी है गुड एडहेरेंस के लिए और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आउटकम के लिए। ट्रीटमेंट प्रिपेयरनेस काउंसलिंग के लिए कई बार सेवरल सेशंस भी लग सकते हैं, बट वी हैव टू गिव दैट दो सेशंस टू देम एंड वी हैव टू explain them about everything related to the disease. Then it is necessary to evaluate the child's social environment, including identifying the caregiver and who can understand the prognosis of HIV and implications of ART. So बच्चों के केस में ना ये बहुत जरूरी है कि हम एक केयर गिवर को आइडेंटिफाई करके रखें। वही केयर गिवर हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे के साथ आए, जैसे कि हम सेम केयर गिवर जो बच्चे को दवाई खिलाता है उसे ही काउंसिल करें हर बार। और बच्चों के केस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक और केयर गिवर आइडेंटिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो केयर गिवर हैं वो अवेलेबल नहीं हुए तो हमें कोई और भी केयर गिवर पता होना चाहिए जिसे हम काउंसिल कर सकते हैं, जो पेशेंट के साथ हो और जिसे हम समझा सकते हैं। Then messages for children are like those for adults. It is very important कि जो बच्चे हैं उनको हम adults की तरह treat करें, because children love to be treated like that. And हमारे को जो messages देने हैं उनको, they are like adults only but in a modified way as customized by their age. The major difference between the preparedness counseling for adults and children is that since children are dependent on caregivers, counseling for children include caregiver also. जब भी हम बच्चे को काउंसिल कर रहे हैं हमें केयर गिवर को इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो केयर गिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट। देन काउंसलिंग ऑफ द केयर गिवर, so we have to identify the primary caregiver, and it can be anybody, it can be parent, it can be a relative, it can be a caretaker जो कि NGO से या फिर हमारे पास केयर होम से है। देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ART हमें उनको बताना जरूरी है, उनको लाइफ लॉन्ग थेरेपी के बारे में बताना जरूरी है, अडहेरेंस दवाई खाने के क्या फायदे हैं ये बताना जरूरी है, हम जो उनको दवाई दे रहे हैं उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी उनको नॉलेज देनी जरूरी है। देन केयर गिवर्स के साथ क्या होता है ना कि वो खुद कई बार गिल्ट में होते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बच्चे को इन्फेक्शन दिया है तो उनको बहुत ही गिल्ट या फिर इमोशनली वो बहुत ही अपसेट होते हैं उस समय। और कई बार ना वो एक रीजन बन जाता है बच्चे की नॉन कंप्लायंस या पुअर अडहेरेंस टू ART का। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई पेरेंट है जो बहुत उदास है या बहुत गिल्टी फील कर रहा है तो हम उसकी एक गिल्ट को निकालें, उसकी उदासी को निकालें और उसे ये समझाएं कि नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, और कहीं से भी बच्चा उस चीज की वजह से अफेक्ट ना हो। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन काउंसलिंग ऑफ द केयर गिवर। Then family needs help understanding and accepting the illness and its implications in family. So I have parents who are coming to us, and जब उनका बच्चा इन्फेक्टेड डायग्नोज होता है तो कई बारी ना फैमिली डिनायल में होती है। इट टेक्स देम टाइम टू एक्सेप्ट कि जो बच्चा है उसे ये इलनेस है। तो ये फैमिली को एक्सेप्ट कराना, उनको अंडरस्टैंड कराना बीमारी के बारे में और उनको हिम्मत देना कि ये बीमारी अब किसी BP और शुगर की बीमारी की तरह है, इट्स अ क्रोनिक इलनेस विच कैन बी मैनेज्ड। अगर हम अच्छे से बच्चे को दवाई देंगे, रोज की गोली है, अगर हम हर रोज उसको रेगुलरली ये दवाई देंगे तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द मैसेजेस दैट नीड्स टू गो टू द केयर गिवर, and so that they can uh,
ensure that the child has a good adherence. Then sensitize the caregiver about disclosure of HIV status. एंड हमें शुरू से ही थोड़ा सा उनको आइडिया देके जरूरी है रखना कि डिस्क्लोजर जो है वो बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर. और डिस्क्लोजर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्क्लोजर अगर टाइम टाइम टू टाइम बच्चे को एज अप्रोप्रिएट करेंगे तो बच्चे की अडहेरेंस जो है टू एआरटी थेरेपी वो बहुत अच्छी रहेगी. देन 5 A's जो है हमने पहले भी ट्रीटमेंट प्रिपेयरनेस में डिस्कस करे थे. असेस, असिस्ट, एडवाइस, अरेंज एंड एग्री. सो वी हैव टू follow these when we are doing the preparedness counseling. Then coming to what, when, how and who about ART medications. तो ये बच्चों की काउंसलिंग में बताना जरूरी है कि कौन सी दवाई खानी है, पिल है या सिरप है, कलर क्या है, शेप क्या है. एंड अगर बच्चा 30 मिनट के अंदर दवाई को वॉमिट कर देता है तो हमें रिपीट करनी है उसकी डोज. देन व्हेन, दवाई को कितनी बार लेना है, किस समय लेना है, टाइम हमेशा सेम होना चाहिए. These are the informations that has to go to the caretaker and the child. एंड हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के डेली रूटीन के साथ दवाई का टाइम लिंक हो जाए. दैट हेल्प्स टू गेट अ बेटर adherence to the ART. Then provide details on how. So कई बार होता है कि हमारे पास कोडेड टैबलेट्स होती है, स्कोर टैबलेट्स होती हैं, तो हम उनको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को बड़ी टैबलेट्स लेने में इशू होता है. And now that we have dispersible TTG tablet and abacavir lamivudine also, हम बच्चे को बोल सकते हैं कि वो डिस्पर्सिबल है तो वो पानी में घोल के भी ले सकते हैं. सो ये इंफॉर्मेशन भी बच्चे को देनी है, पेरेंट्स को देनी है, केयर गिवर को देनी है कि दवाई खानी कैसे है. और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो रिमाइंडर सेट करें 15 से 20 मिनट पहले फॉर द मेडिसिन इनटेक, सो दैट एकदम से ऐसा ना हो कि उनके पास दवाई ना हो या वो दवाई से दूर हो, कहीं बच्चा खेल रहा हो तो वो बुला करके उस समय उसको टाइमली दवाई दे पाए. Then this is very important to identify the same person who will give the medicine to the child. So usually the caregiver should be same who is giving the medicines. ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अगर दादी और पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं तो कभी दादी दे रही है, कभी मदर दे रही है, कभी फादर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से एडहेरेंस इश्यूज आते हैं. और हमारे को अपने लिए एक सेकेंडरी केयर गिवर का बैकअप रखना चाहिए. हमें एक और फैमिली मेंबर को आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए. Then counseling caregiver about the side effects of ARV drugs and home-based care. So ये important है कि हम caregivers को normalize करके रखें कि इन दवाई से कभी बच्चे का उल्टी का मन भी हो सकता है, कभी सिर दर्द भी हो सकता है, कभी पेट में दर्द भी हो सकता है, जिससे कि अगर कभी ऐसा हो तो पेरेंट्स या केयरगिवर्स घबरा ना जाएं, उनको कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हो वो पता रहे. और हम उनको एक आईईसी मटेरियल भी दे सकते हैं जो हिंदी में भी अवेलेबल है अबाउट माइल्ड साइड इफेक्ट्स, कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. एंड घरेलू उपाय भी बता सकते हैं कि अगर एसिडिटी हो रही है तो आप तला हुआ खाना मत खाओ एंड ज्यादा मिर्ची वाला खाना मत दो. व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ मेडिकेशन. सो इस तरीके से हम उनको काउंसल करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज बच्चों के केस में दे बिकम रियली पैरानॉइड एंड वो स्ट्रेस में आ जाते हैं दवाई स्टार्ट करने के बाद. It is really important to counsel them beforehand. Now, adherence counseling. Adherence counseling करनी बहुत जरूरी है because in order to achieve the viral suppression. इसमें important ये है कि हम CLHIV छोटे बच्चों को और केयर गिवर को दोनों को काउंसल करें. और कहीं ना कहीं इट रियली हेल्प्स जब हम क्लिनिकली प्रैक्टिस करते हैं कि हम हमेशा ना पेशेंट की वायरल लोड की रिपोर्ट उसको दिखाएं कि तुम्हारा जो वायरस है देखो बिल्कुल दबा हुआ है, टारगेट नॉट डिटेक्टेड है. तो उससे भी उनको समझ में आता है कि हम वायरस की कॉपीज को चेक कर रहे हैं और हमारी जांच होती रह रेगुलरली होएगी. और ये इम्पोर्टेंट है कि इस पेपर पे हमारा वायरल लोड जो है वो सप्रेस्ड है, सो दे फील मोटिवेटेड टू कीप द गुड एडहेरेंस ऑफ द ART.
So, and it is important to check the regularity of child's visit to center and adherence to other co-medications. So, बच्चे की रेगुलर विजिट बहुत जरूरी है सेंटर में। आई टेल यू व्हाई। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब बच्चों को अलग से काउंसल करते हैं तो हमें पता लगता है कि बच्चा अपनी दवाई को फेंक के आया है। स्पेशली जब हमारे पास वायरल लोड बढ़े हुए आते हैं और हम बच्चों से अकेले में बैठ के, तो बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि वो वायरल लोड इसलिए बड़ा होता है क्योंकि बच्चे ने दवाई खाई नहीं होती है। एंड नाउ दैट वी हैव डीटीजी इन प्रोग्राम विच इज अ वेरी वेरी पोटेंट ड्रग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर बार चाइल्ड को रेगुलरली बुलाएं और उसको हम रेगुलरली वन टू वन काउंसिल करें, और जेन्युइननेस ऑफ द एडहेरेंस टू एआरटी जो हमने कैलकुलेट करी है उसको भी चेक करें। जैसे कि मैंने बोला कि इन्वॉल्व करना बच्चे को बहुत जरूरी है अडहेरेंस असेसमेंट में। हम इंटरैक्टिव मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पिल चार्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग। आई नो इट इन अ बिजी एआरटी सेंटर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू डू स्टोरी टेलिंग दैट मच, बट डेफिनेटली हमारे पास एक काउंसलर की फ्लिप बुक है जिसे हम यूज कर सकते हैं, विच हैज ब्यूटिफुल images on it, and that can be very much used for the children also to promote good adherence. And हमें टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर टूल्स के बारे में बताना चाहिए। दे कैन यूज कैलेंडर, दे कैन यूज अलार्म क्लॉक्स, दे कैन यूज एसएमएस रिमाइंडर्स, मोबाइल अलार्म्स, एंड refill boxes या pill charts for promoting good adherence. So these refill boxes are available everywhere, but you can keep a picture of them in your mobile, और अगर कोई बच्चा आए या मतलब पेरेंट आए तो आप उसको दिखा सकते हो कि these are the boxes जो कि अवेलेबल है और आप इनको भी लेकर के यूज कर सकते हो। Then common barriers we have already discussed them. So they are the very same for the CLHIV also. Now follow-up counseling. So adherence fatigue and CLHIV, जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों में दवाई खा करके फटीग होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और इसीलिए फॉलो अप काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आपने उसे ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर कर दिया, आपने उसकी दवाई स्टार्ट भी कर दी, और उसके बाद इंश्योर करना कि वो लाइफ लॉन्ग दवाई अच्छी खाए, उसके लिए फॉलो अप काउंसलिंग करते रहना बहुत जरूरी है। जिसमें आप हमने जैसे देखा है जो बच्चे हमारे पिल फटीक पे जाते हैं वो यूजुअली दवाई के 2 साल के बाद ही जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी कीप ऑन, क्योंकि हमारा वायरल लोड तो एनुअली होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अगर एडहेरेंस बच्चे की पूरी भी आ रही है तो हम उसको इतने कॉन्फिडेंस में रखें, बच्चा हमसे डरे ना, और बच्चा हमसे इतना क्लोज हो और ओपन अप हो कि वो जेन्युइननेस ऑफ एआरवी मेडिकेशन के बारे में हमें बता के रखे, हमसे कोई चीज छुपाए ना। देन साइंस इन द फॉर्म ऑफ मार्क चेंज इन कॉन्फिडेंस लेवल। जब बच्चे का अडहेरेंस अच्छा नहीं होता है ना तो वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा होता है, उसे बुरा लग रहा होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल को भी हर बार असेस करें। एंड ऑल्सो kids feel bad if they are the only one among the siblings, among the pediatric, uh, among the children in the house जो कि दवाई खा रहे हैं। सो अगर किसी का भाई या बहन नहीं खा रहा है और वो अकेला खा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, और वो भी एक कारण है जिसकी वजह से वो दवाई छोड़ते हैं। एंड दिस इज द रीजन वाई डिस्क्लोजर शुड ऑल्सो बी addressed at the age appropriate time. So then we have to assess for the psychological distress symptoms कि बच्चा कहीं चिड़चिड़ा तो नहीं है, उदास तो नहीं है, या डरा हुआ तो नहीं है, which may be apparent कि हमें देख करके ही पता लग जाए कि आज बच्चा चिड़चिड़ा है या उदास है, या फिर it may be because it can also be reported by the parents in the form कि मैम अभी तक तो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन अब अच्छा नहीं कर रहा है। तो हो सकता है वो बच्चा एंशियस हो रखा हो, डिप्रेस हो रखा हो रिगार्डिंग द इलनेस ऑल्सो, वो रोज दवाई खा रहा है उस वजह से भी। सो ये हमें फॉलो अप काउंसलिंग में
बच्चों को असेस करना बहुत जरूरी है. The caregiver may also face adherence fatigue and feel tired of administering or supervising the medication. तो कई बार पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं हर रोज बच्चों को दवाई खिलाने में. स्पेशली कई बार बच्चे भी परेशान करते हैं, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते दवाई खाने में. तो कहीं ना कहीं केयर गिवर्स को भी असेस करना जरूरी है कि कहीं उनमें एडहेरेंस फटीग तो नहीं हो रहा है, कहीं उन्हें ही दवाई देने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. तो इसे भी इसको भी एड्रेस करना जरूरी है. और अगर अटेरेंस फटीग आ रहा है ड्यू टू कंप्लेंट्स, तो उसको तो हमें बहुत सीरियसली लेके एड्रेस करना चाहिए. और काउंसलिंग मैसेजेस जो हमें बच्चे को फॉलो अप में देना जरूरी है, वो है न्यूट्रिशन एंड सेफ फूड हैंडलिंग. तो हमें बच्चों को हमेशा बताना चाहिए कि उन्हें अच्छा खाना खाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खानी है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है और खूब सारा पानी पीना है या फ्लूइड्स लेने हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को न्यूट्रिशन और सेफ फूड हैंडलिंग के बारे में फॉलो अप काउंसलिंग में बताएं. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द opportunistic infections in these children. Then we should give them general counseling messages कि आप अपना बच्चों को बताया जाए कि उनको साबुन से पानी से अपना हाथ रेगुलरली धोते रहना चाहिए दिन भर में, अपने मुंह को और नाक को कवर करना चाहिए खांसते समय या छींकते समय. देन दे हैव टू कवर देयर वुंड्स एंड अगर कोई चोट लगती है तो उसको भी कवर करना जरूरी है. देन हमें बच्चों के आइडली इम्यूनाइजेशन के बारे में भी चेक पे रखना चाहिए कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन पूरी हुई है या नहीं हुई है. सो हमारे एआरटी सेंटर में हम पेरेंट्स को इंकरेज करते हैं कि वो अपना इम्यूनाइजेशन कार्ड लाके हमें दिखाएं टाइम टू टाइम. सो दिस कैन ऑल्सो बी डन कि आप उनका इम्यूनाइजेशन कार्ड चेक करिए कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन पूरी है या नहीं. एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द CLHIV. तो क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के केस में पेरेंट्स भी अगर इन्फेक्टेड हैं, तो उनको कहीं ना कहीं काउंसल करना जरूरी है कि इफ यू आर इल और इफ देयर इज एन अनटाइमली डेथ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट देयर शुड बी वन मोर legal guardian, or there should be one person who should be identified who will be the legal guardian and caregiver. अगर कोई भी इंसिडेंट्स हो या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, तो उनको मोटिवेट करना जरूरी है कि वो एक किसी को आइडेंटिफाई करके रखे फैमिली में. देन कमिंग टू चाइल्ड अब्यूज. सो चाइल्ड अब्यूज, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेक्सुअल अब्यूज जो है वो कभी भी हो सकती है, किसी भी जेंडर को हो सकती है और किसी भी एज पे हो सकती है. सो इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी अ स्मॉल चाइल्ड, इट कैन बी एन adolescent person. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कौन कौन कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं. सो दे कैन बी क्लोज कॉन्टैक्ट्स, दे कैन बी सोशल कॉन्टैक्ट्स, एंड they can be people who are in a position of authority. So family members या foster parents, family friends या teachers, sport coaches, they can be the reason for sexual abuse. Now, for sexual abuse, it is again very important that we have a good bond with our client, with our child, so that हम उनसे टाइम टू टाइम पूछ सकें अगर कोई ऐसा इशू है तो. अ, बच्चे कई बारी पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे होते हैं, दे आर विद द रिलेटिव या फिर वो केयर होम्स में होते हैं. सो दिस काइंड ऑफ यू नो this kind of history taking and this kind of counseling is also important. And also you should counsel the child for a good touch and bad touch, so that if there is any abuse, they can recognize it. Then impact of childhood sexual abuse in adulthood. So जो बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता है, उनको हमेशा वो परेशान रहते हैं, क्राइसिस मोड में रहते हैं. उनके आगे भी रिलेशनशिप्स बनने में उनको दिक्कत होती है. वो कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं कि ये
अपने बारे में गलत धारणा करने लगते हैं, वो अपने बारे में गलत सोचने लगते हैं, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन रखते हैं. सो it is very important that these kind of kids should be counseled very sensitively and हमें उन्हें अगर ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है तो हमें उनको काउंसिल करना जरूरी है. Then there can be chronic feelings of isolation and despair, avoidance of intimacy, feeling emotionally numb. कई बार ये ऐसे बच्चे बोलते ही नहीं है, या वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव होते हैं, कई बार गुस्से में आ जाते हैं, उदासी में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स, या फिर अपने आप को चोट भी लगा लेते हैं. देन कई they have these patients are actually likely to have re-experience the abusive patterns in adult relationships also when they become adult. वो re-experience भी करने लगते हैं इसको, और वो अपने पार्टनर के साथ खुल के इन बारे में बताते नहीं हैं. They feel intense shame about the abuse. So इन सारे reasons की वजह से ये बहुत important है कि अगर कोई बच्चा आपके पास आता है जिसको कि आपको लगता है उसका उसके साथ abuse हुआ है, तो उसको हमें अच्छे से काउंसिल करना बहुत जरूरी है. नाउ व्हाट ऑल थिंग्स would you do in the counseling, which you will include in the counseling of these kind of patients? We will try to listen and understand how they are feeling. It is very important to listen and listen to these kids, and not to push them to explain their experience. Whatever they are telling you, how much they are telling you, just listen to that. Don't ask them to elaborate the thing, because वो उनके लिए और ज्यादा पेनफुल होगा. Make sure that they are aware that you are there for them. उनको ये फील कराना कि हम तुम्हारे लिए हैं, ये बहुत जरूरी है. Believe in them. This is very important. अगर आप उनको बिलीव ही नहीं करेंगे, अगर आप ये बोलेंगे नहीं ऐसा, इतना इतना हुआ है, इतना तो नहीं हुआ, we should be very particular with the words we are using, so that they understand कि हम उन पे विश्वास कर रहे हैं, और हम they can open up with us. Leave them alone if they request you to do so. अगर वो कहते हैं कि हमें अकेला रहना है, तो उसके लिए हमें उस समय उसको छोड़ना भी पड़ेगा, so that they can get back to normal, and help them with basic tasks. So sometimes they are so demotivated that you have to tell them, you have to encourage them and get them back onto the track, so that they start with the basic things in life. So, sexual abuse trauma recovery counseling, process what has happened, reduce distressing after effects, strengthen resilience. So basically, we have to motivate them to basically motivate them to start leading their life again. हमें उनको उनकी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड अप करना है, उनको ये बताना है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ गुड दे आर, एंड दे कैन डू सो मच इन लाइफ. And you have to also tell them that they are not responsible for the assault, because कई बार उनको लगता है कि I am the reason for the assault. So it is very important to tell them that. Then हमें उनकी coping mechanism को improve करना है, which can be done by telling them do things which they like. For example, painting, reading book, gardening, whatever they like. So you have to motivate them for that. Then accept that the abuse need not define you who they are. So basically, you have to tell them that this is only one thing that has happened to your life. It is a just a very small thing that has happened to your life. You have to move on, and this episode or this incident does not define you. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें बताने की वो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में. Then enhance health, safety and general well-being. So उनकी हेल्थ को लेके उन्हें मोटिवेट करना, उनकी सेफ्टी को लेकर के उनको मोटिवेट करना, उन्हें बताना, और उनकी जनरल वेलबींग को लेकर के उनको मोटिवेट करना, ये इम्पोर्टेंट है. एंड अगर आपको लगता है कि पेशेंट बहुत उदास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए भी भेजें आगे, which can be to the psychiatry department or the counselors that you have for a support system in your hospital. And again, it is important that they file the case against the perpetrator.
perpetrators. So basically, POSCO Act में it is important to know that there is a POSCO Act which is gender neutral. So it is for both the boys and the girls. It is for the age group less than 18 years. And POSCO का full form है the protection of children from sexual offences. And it is important uh, for us to know कि इसके अंदर child sexual abuses आती हैं, sexual harassment आती है, and even pornography आती है. So if any such case is being coming to you, has come to you, you have to report it and you have to motivate the parent and the caregiver to do so. Also, इस act के अंदर it is a mandate to keep the child's identity confidential. So you can tell about that also to the parent and guardian. So basically, it includes all these things, sexual abuses, sexual harassment, and pornography. Now, this is important. These are the few examples for references जो कि age appropriate है. So, जो बच्चे हैं 3 से 6 साल की उम्र में, उनको ना वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, शेप, डायरेक्शन एंड टाइम. So, kyunki they know now about the size, shape, direction, and time, this is the best time uh, to fix the basically to tell them what pill intake they can take and what shape medicine they can take at that particular time. तो हम basically उनको बता सकते हैं कि ये गोल टैबलेट इस कलर की आप इस समय ले सकते हो सुबह एंड शाम. Obviously they will not know the time exactly, but हम उनको मोटिवेट करना शुरू कर सकते हैं. They enjoy doing most things independently क्योंकि वो अपने आप को बड़ा फील करना चाहते हैं एंड दे लव टू बी ट्रीटेड लाइक एन अडल्ट. इस समय हम पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, केयर गिवर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बच्चे को दवाई खुद से ना दें इन द सेंस कि वो उसके हाथ पे रखें. और अगर चाइल्ड 5 to 6 years ऑफ एज है तो हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा खुद swallow करे. So it gives them a feeling that they are treating us like an adult and I am taking my medication on my own. Then follow directions because this is the age जब उनको directions follow करना शुरू कर देते हैं वो. तो इस समय जब पेशेंट हमारे पास रेगुलर विजिट पे आता है, हम उसे कहीं ना कहीं ये बताना शुरू कर देते हैं दैट वी कैन बिल्ड अप अ स्टोरी लाइक जो ब्रेव सोल्जर होता है वो प्रिक से नहीं डरता है. और हम उनको फील करा सकते हैं नॉर्मली उनका हाथ पकड़ के छोटा सा उसको हल्का सा प्रिक करके बोल सकते हैं देखो ब्रेव सोल्जर जो है वो नहीं डरता है. सो स्मॉल डेमो लाइक दिस कैन गिव देम अ फीलिंग दैट हम ब्रेव है, वी आर सो स्ट्रॉन्ग दैट हमारी रेगुलर टेस्टिंग भी होगी तो हम डरेंगे नहीं बिकॉज इट इज अ क्रोनिक इलनेस. उनकी लाइफ लॉन्ग दवाई चलनी है तो कहीं ना कहीं हम उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. Then the age group of 6 to 9 years, this is when the peer recognition starts. So क्योंकि इस समय वो अपने फ्रेंड्स के नाम और अपने फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं. तो there is a this we can do this thing that we can label their medicines by the friend's name. And this is a good way of telling them that you name your medicines by your friend's name and you start taking like that to keep yourself healthy and fit for school. Then ask about their friends. ये important है कि इस समय हम उनको उनके दोस्तों के बारे में पूछें. और जब हम उनके दोस्तों के बारे में पूछेंगे, अगर उनको अपने पियर्स के साथ कोई भी स्ट्रेस आ रहा होगा, कोई स्टिग्मा, कोई इमोशनल इश्यूज आ रहे होंगे, तो वो हमें अपने आप ओपन अप करेंगे और उससे हमारी काउंसलिंग और अच्छी होगी. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मतलब जो गुड काउंसलर्स हैं उनकी एक निशानी होती है कि अगर बच्चे ने ना अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है वो उसने आपके साथ अगर शेयर करी है, अगर आप उसे अगली बार भी याद रखेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस आपके अंदर और आपकी बॉन्ड बहुत ज्यादा बिल्डअप होती है. तो अगर हो सके तो आप लोग जो बच्चे ने मेंशन किया है उसको कहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव परफॉर्मर्स इन आवर फाइल्स. तो अगर आप भी कुछ ऐसा मेंटेन कर सकें तो जब आप नेक्स्ट टाइम बच्चा आएगा और आप उससे पूछेंगे कोई सिंपल सी चीज भी पूछेंगे आप
और तुम्हारा फ्रेंड आदि कैसा है, या तुम्हारी फ्रेंड कीर्ति अभी भी वो तुम्हारे साथ ट्यूशंस में जा रही है। इस तरीके से अगर आप कोई भी सवाल करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि आपकी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्ड है, एंड आप उसके लिए सच में केयर करते हैं और आप उसकी बातों को याद रखते हैं और इम्पोर्टेंस भी देते हैं। Then coming to the age group of 9 to 12 years, this is the time when the child is able to understand and follow sequential directions. तो क्योंकि बच्चे को इस समय लिखना, पढ़ना और बोलना बहुत अच्छे से आ जाता है, तो इस समय आप बच्चे को एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बोल सकते हैं, जिसमें वो कैलेंडर पे या डायरी पे अपना खुद का एक रिकॉर्ड बनाए दवाई के बारे में, पिल एंड टेक के बारे में। आप इस समय भी बच्चे से पूछते रहिए कि कोई उसको पीयर्स के साथ कोई इशू तो नहीं फील हो रहा है, कोई स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एडहेरेंस बच्चे की कहीं ना कहीं खराब होगी। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑन keep that bond with the child, to keep on asking about the any stigma and discrimination. Also, this is the age where you can ask the child about physical milestones related to puberty. तो आप पूछ सकते हैं बच्चे से कि कि वो प्यूबर्टल चेंजेस उसमें आ रहे हैं, और उस तरीके से भी आप उसको काउंसिल करें, ये इम्पोर्टेंट। देन डिस्क्लोजर ऑफ HIV स्टेटस इज अ कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ये तो हमें आज समझ में आ ही गया है कि इट इज डन इन पार्ट्स, इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इसको हम हर स्टेज पे करते रहेंगे एज पर द कंफर्ट एंड परमिशन ऑफ द पेरेंट एंड द केयर गिवर। एंड एक काउंसलर का रोल है इस प्रोसेस को सपोर्ट करना। देन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक काउंसलिंग में, कि हम बच्चों के इमोशंस जो है उसको एक्सप्रेस होने दें। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को बोला जाता है कि आप अपने इमोशंस को दबाओ, इन द सेंस स्पेशली द नेगेटिव वंस, जो उनको गुस्सा आता है या उनको चिल्लाना आता है या रोना आता है, तो हम बच्चों को बोलते हैं ऐसा मत करो। लेकिन वो हमें नहीं करना है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, चिल्ला रहा है या रो रहा है, तो उसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने देना बहुत जरूरी है। उसे ये फील कराना कि ये सेफ एनवायरनमेंट है टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, ये भी बहुत जरूरी है। और जब हम उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे ना, जब वो बच्चा बोलता है कि मुझे बहुत रोना आता है या मैं बहुत चिड़चिड़ा होता हूँ, और अगर हम बोलेंगे कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे भी आता, पर तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, अगर हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो बच्चा भी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करेगा। वरना बच्चा डिप्रेशन में जाने लगेगा, वरना बच्चा उदास होने लगेगा कि वाई ओनली मी। तो हमें बच्चे को नॉर्मलाइज करना उसकी फीलिंग्स को, ये बहुत जरूरी है। एंड एक्सप्लोर द रीजंस फॉर द फीलिंग्स। अगर बच्चा चिड़चिड़ा होता है या रोता है तो कई बार बच्चों को खुद भी नहीं पता होता हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम उनसे बाकी चीजें पूछें, और घर में सब कैसा चल रहा है, घर में क्या क्या करते हो, तुम्हारा दिन का रूटीन क्या होता है, किससे बात करते हो। तो मे बी कोई बच्चे का कोई बड़ा चेंज आया हो उसकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हुई हो कि जिसकी वजह से वो ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हो, तो हमें रीजंस को एक्सप्लोर करना भी बहुत जरूरी है। देन असेस adherence fatigue and counsel to overcome it। तो पहले ही अगर हम ये समझ जाएं कि बच्चे हमें बता रहा हमें तो दवाई ले लेके थक गया हूँ, अगर बच्चा कोई ये कहता है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसे पहले ही असेस करें और उसे काउंसल करें, जिससे कि बच्चा उसको पुअर एडहेरेंस में कन्वर्ट ना करे, कंप्लायंस टू ART ड्रग्स बेटर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेरेंट्स और गार्जियंस के साथ पेरेंटिंग स्किल्स को भी उनको काउंसिल करें और उन्हें डिस्कस करें। तो पेरेंट्स को भी हम बताएं कि दे शुड नॉट नेग्लेक्ट फीलिंग्स, थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑफ चिल्ड्रन। उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा चिड़चिड़ा है या उदास है या रो रहा है, तो वो बच्चे की उन फीलिंग्स को इग्नोर ना करें। अपनी बिजी लाइफ में अगर बच्चा परेशान है तो उसको ये ना सोचे अरे ठीक हो जाएगा, नहीं, उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और हर पेरेंट को ये समझाएं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। उनको इंडिपेंडेंट बच्चे तब होंगे जब बच्चे अपना काम खुद करेंगे। सो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एज बेसिक एज अपना स्कूल का बैग बच्चे खुद लगाएं, अपने स्कूल के शूज बच्चे खुद पॉलिश करें रात को अगले दिन सुबह के लिए। जिससे कि बच्चे छोटे छोटे कामों में जब इंडिपेंडेंट फील करेंगे,
तो कहीं ना कहीं they will be a good decision ability, they will have good ability to make decisions in life, they will be good at the compliance also, क्योंकि वो बच्चे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू होंगे for everything. So key messages are child's developmental age should always be considered while counseling. Establish an effective conversation with various verbal and non-verbal methods and actions. ये इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को इंगेज करके रखें, बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कम होता है, हम ये चेक करते रहें कि बच्चा हमारी बात सुन रहा है अच्छे से, उससे क्वेश्चंस पूछ करके हम ये उसको रीइंफोर्स करें, अपने शब्दों को हर बार सेम ना रखें, फ्लिप बुक्स को यूज करें, बच्चों को इंगेज करके रखें काउंसलिंग में. एक्सप्रेसिंग एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है. तो हम उनको जब ये बताएंगे ना कि तुम कैसा भी फील कर रहे हो मेरे सामने, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे अपने बच्चे हो, एंड यू कैन फील एज यू वांट इन फ्रंट ऑफ मी, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ फुली. एंड कभी भी अगर बच्चा रोए तो उसको ये मत बोलो आप रो मत, उसको ये बोलो कि बच्चे क्या है रीजन, क्यों रो रहे हो, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो. Let them express themselves. This is very, very important. Counseling messages should be tailored as the child grows older and progress through various stages of development. Since this is the pediatric center of excellence, we have kids जो बहुत ही छोटे से हमारे पास अब बड़े हुए हैं, and I'm sure बाकी centers में भी ऐसा होगा. So it is very important कि जब बच्चा हमारे पास register होता है, हम उसके साथ एज अप्रोप्रिएट बात करें और अपनी बॉन्ड को इतना स्ट्रांग बना के रखें कि जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस हो, वो हमसे अपनी सारी बातें शेयर कर पाए, हमें अपनी सारी बातें बता सके. और हमेशा याद रखें कि जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं. तो जब हम उन्हें बोलेंगे, पेरेंट्स के सामने भी बोलेंगे, अरे ये बच्चा तो खुद अपनी दवाई खाएगा, खाओगे ना बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो. अरे जब हम उस बच्चे को ये फील कराएंगे ही एज इक्वल एज अडल्ट, तो वो बच्चा अपने आप रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका वो ये सोचेगा कि हमारे को उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, और कहीं ना कहीं वो उसे ब्रीच नहीं करेगा और दवाई ज्यादा अच्छे से खाएगा. So with this, I end my session for today. Thank you so much for listening to me, and I hope you all must have gained some knowledge. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this informative session. Any questions from the participants? किसी को कोई सवाल पूछना हो तो माइक अनम्यूट कर सकता है, सभी को माइक एक्सेस दिया गया है. 2 minutes, ma'am. Mic access is not given. ओके. Now given. ओके, थैंक यू. किसी को कोई सवाल है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए माइक. Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. Thank you, Shweta. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you to all the participants for patient listening. We'll conclude the session now.